बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द जियोपॉलिटिकल प्रिज़्म विद डॉक्टर रेहान ज़फ़र। ईरान और यूएस के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो अभी तक स्टॉल्ड हैं और अभी कुछ इत्तलात आ रही हैं, लेकिन जब तक कोई इत्तला पब्लिक नहीं होती या कंफर्म नहीं की जाती, उसके बारे में मेरे ख़्याल है बात करना क़ब्ल अज़ वक़्त भी है और गैर मुनासिब भी। तो अभी तक जो हमारे पास पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, हम उसी के ऊपर अपना एनालिसिस बेस करेंगे। और आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें हम अ, एक ओपिनियन बेस्ड जियोपॉलिटिकल एनालिसिस भी देंगे, ताकि जो पॉसिबल आउटकम्स हैं मुख्तलिफ सिनारियोज़ की और जो डेवलपिंग सिनारियो है, हम उससे आगाह कर सकें आपको। जो लास्ट सीज़ फायर एक्सटेंड हुआ है, उससे कुछ घंटे कबल जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर थे, मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची, उनकी जानिब से एक ट्वीट की गई थी। ये एक्स पे जो इनकी पोस्ट थी, अगर आप इस पोस्ट को देखें तो आपको पता चलेगा कि सीज फायर खत्म होने से सिर्फ चंद घंटे पहले जो ईरानियन पोजीशन थी वो बदस्तूर अपनी जगह पे कायम थी। और जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन था प्राइमरीली सीज फायर, जो डिस्कशन के स्टार्ट होने में रुकावट थी, वो ट्रंप की जानिब से जो किया गया ब्लॉकेड था ईरानियन पोर्ट्स का, दैट इज द मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन। बहुत सारा चीज़ को वायलेशन ऑफ द सीज फायर कंसिडर करते हैं। इसके अलावा जो कमर्शियल वेसल्स को कैप्चर किया गया, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं और इट्स वेल नोन, इसको भी उन्होंने एक सीवियर वायलेशन करार दिया। और उसके बाद उन्होंने इस बात का इरादा ज़ाहिर किया कि ईरानी जो कौम है वो अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करेगी। अब यहाँ पर अ, हमें एक बात समझना ज़रूरी है। जो ईरानियंस की पोज़ीशन है, वो भी इन मुज़ाकरात के सिलसिले में वो बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड और बड़ी एक सेंसिटिव पोज़ीशन है। और इसमें अगर किसी को मोहरत इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है, तो वो जो अमेरिकन केयरलेसनेस है और जो एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द ईरानियन नेशन और जो सेंसिटिविटीज थी इस कॉन्फ्लिक्ट की, उसके अराउंड जो एक इनसेंसिटिव और एक इनह्यूमेन अप्रोच इन्होंने स्टार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट में स्टार्ट की, दैट वाज द बिगेस्ट रीजन। हमने जो लास्ट सीज फायर के ऊपर भी डिस्कस किया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह था कि जो ईरानियन रजीम है वो फ्रैक्चर्ड है, तो इस वजह से ही इज एक्सटेंडिंग द सीज फायर। बट उसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये फ्रैक्चर क्यों हुआ। जो ईरानियन सुप्रीम लीडर थे इमाम अली खamenei, वो 86 साल के थे और ये बात तकरीबन कॉमन नॉलेज में थी कि उन्हें कैंसर का मर्ज लाक था और ये कुछ महीनों के अंदर इट वाज पॉसिबल कि वो आ, अपनी तबई तौर पर अपनी उम्र पूरी कर लेते। तो इस सिलसिले में ऑलरेडी एक प्रोसेस चल रहा था टू सिलेक्ट द नेक्स्ट सुप्रीम लीडर। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप की डिकैपिटेशन स्ट्राइक थी, उसने ना सिर्फ अली खamenei को उनके घर वालों के साथ और उनकी मासूम नवासी के साथ शहीद कर दिया, बल्कि साथ ही साथ जो ईरानियन लीडरशिप में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जो कि काबिल इज्जत भी थे, लोग भी उनकी बात मानते थे और हार्ड लाइनर नहीं थे, रिलेटिवली मॉडरेट थे। उनमें से बहुत से लोगों को शहीद कर दिया गया। और ये वो वजह है जिसकी वजह से अब ईरानियंस के लिए इतनी बड़ी सैक्रिफाइस के बाद और इतने बड़े लॉस के बाद कोई ऐसी पोजीशन एक्सेप्ट करना या कोई ऐसा सीज फायर या कोई ऐसी टर्म्स एक्सेप्ट करना जिसको वो अपने अवाम के सामने एज अ मॉरल विक्ट्री ना पेश कर सकें, वो मुमकिन नहीं है। और आईआरजीसी को भी इस बारे में मालूम है।
और जो ईरानियन पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी इस सिलसिले में तकरीबन एक ही पेज पे नज़र आती है। अब से कुछ देर कबल 2 मज़ीद पोस्ट की गई। एक तो जो ईरानियन स्पीकर हैं उनकी नेशनल असेंबली के मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, उनकी जानिब से एक ट्वीट की गई जिसमें उन्होंने इस बारे में कहा कि जो तमाम ईरानियन कौम है वो मुकम्मल तौर पे मुत्तहिद है और ईरान के लिए जो फ़तह का रास्ता है वो उनके नज़दीक उनकी ज़िंदगी से ज़्यादा अहम है। इसी तरह खालिबाफ के बाद अब्बास आरागची की भी एक और जो एक्स पे पोस्ट है वो सामने आई जिसमें उन्होंने इस बारे में कहा कि the failure of Israel's terrorist killings is reflected in how Iran's state institutions continue to act with unity, purpose, and discipline. The battlefield and diplomacy are fully coordinated fronts in the same war. और उन्होंने भी यही कहा कि जो ईरानी कौम है वो मुत्तहिद है। अब ईरान के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो इस वक्त हमारे लिए शायद इतनी इस एनालिसिस में इम्पोर्टेंट नहीं है और अगेन जब तक कोई मुस्तक़िल इत्तलात ना हो उस पर बात करना भी दुरुस्त नहीं। लेकिन ये जो एक हार्ड लाइन स्टांस है अब ये किसी हद तक ईरान के लिए एक मजबूरी बन चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिकन इस सिलसिले में उनकी क्या पोजीशन है। अब अगर आप अमेरिकन मैन्यूवर्स को देखें और अगर आप अमेरिकन जो जो विद इन पेंटागन जो शिफ्ट्स हो रहे हैं उनको देखें तो आपको एक डेस्परेशन नज़र आती है क्योंकि अब तो बहुत से जो अमेरिकन सेनेटर्स हैं और अमेरिकन एनालिस्ट हैं वो भी इस बारे पे क्वेश्चन करना शुरू हो गए कि व्हाई वाज दिस वॉर स्टार्टेड विदाउट अ क्लियर एग्जिट स्ट्रेटजी एंड विदाउट एनी क्लियर गोल। अब उसका रिफ्लेक्शन आपको कैसे नजर आता है। आपसे आज के दिन ही जो यूएस नेवल सेक्रेटरी हैं जॉन फैलन उनको उनके ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया है। इससे पहले जो यूएस डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के जो चीफ थे जनरल क्रूज उनको भी उनके ओहदे से हटा दिया गया था। जो आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ एंड रैंडी जॉर्ज जो कि he was a very well respected general within the American military structure, उनको भी हटा दिया गया है। इसके अलावा विलियम ग्रीन जूनियर और डेविड हॉडने was an infantry officer. तो all generals, I think I'm losing count of how many generals have been dismissed in the past during this particular war. I think the number has now reached nearly a dozen. तो आप एक दर्जन से ज़ाहिर सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स को अगर आप जंग जीत रहे हो या if everything is going as planned तो you don't fire nearly a dozen senior military officials. That's one thing which shows desperation on part of Donald Trump and the American administration. That's one part of the equation. That's one perspective. दूसरा perspective ये है कि these were the generals who were against a ground invasion of Iran. And the new lot that is being brought in, जो अभी नई लॉट इनको रिप्लेस कर रही है इन जनरल्स को, दे विल टो द लाइन। ये जो इनको हुक्म दिया जाएगा ये वो परस्यू करेंगे। अगर आप अभी तकरीबन 1 घंटे पहले की ये न्यूज़ है, कंफर्म हुई है कि नॉर्फोक से जिस वक्त ये एयरक्राफ्ट कैरियर मूव आउट हुआ था, इट्स निमिट्स क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश। तकरीबन 90 जहाज हैं इसके ऊपर, नियरली 6,000 ट्रूप्स। So that's the third aircraft carrier that has now been placed in the Arabian Sea.
और ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, instead of moving through the Mediterranean and Suez Canal and across the Bab el Mandeb Strait, ये जो शिप है ये अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका के साउथ अफ्रीका के साउथ में यानी कि केप ऑफ गुड होप से होता हुआ अरेबियन सी में पहुंचा है। तो ये मार्च 31 को मूव आउट किया था एंड टुडे दिस एयरक्राफ्ट कैरियर हैज रीच्ड द अरेबियन सी। सो दैट मींस इस वक्त अगर आप सिर्फ सरफेस फ्लीट की बात करें तो देयर आर 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स and nearly 27 other vessels which are located in the Arabian Sea and near this war zone. That's nearly 40% of the surface fleet of the most powerful navy in the world. ये दुनिया की सबसे ताकतवर जो नेवीज हैं उसका तकरीबन 40% सरफेस फ्लीट है। Besides that, there are submarines as well. There are naval experts who might be able to figure out if any of these submarines are being tracked. 5 are said to be within the Indian Ocean region. Now, in addition to that, since the ceasefire has taken place, जब से ये ceasefire हुआ है, so Americans have maintained a constant air bridge of resupply and rearmament. नए ट्रूप्स भी इस खत्ते में आए हैं और बहुत सारा जो इक्विपमेंट है, बहुत सारा जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन है वो भी इस खत्ते में लाया गया है। आपसे कुछ देर पहले जो एयरक्राफ्ट ट्रैक हो रहे थे उसमें देयर वर 6 एयर refueling tankers that were already in air near the Gulf region. So that puts nearly, in addition to these forces जिनकी हमने बात की, that's almost 50,000 ground troops which are ready at the moment near Iraq. और कुछ देर पहले एक और जो खबर आई वो जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे बात की थी कि अमेरिकन ने कर्दिश मलेशिया को आर्म किया है in order to destabilize this region. तो कुर्दिस्तान से जो पास ड्रोन्स फायर किए गए या रॉकेट्स फायर किए गए जिसका रिस्पांस फिर IRGC की तरफ से आया, तो दैट इज ongoing at the moment. So AMD 160 डेकॉय क्रूज मिसाइल्स हैं, ये भी फायर करने की इतला आई है। अब ये डेकॉय एयर जो क्रूज मिसाइल्स हैं ये क्यों फायर किए जाते हैं? दिस इज बेसिकली टू टेस्ट द एयर डिफेंसेस ऑफ ईरान के ईरान के अभी कौन कौन से एयर डिफेंसेस हैं जो अभी भी ऑपरेशनल है। तो ऑल इन ऑल the Americans have moved in a lot of arms and equipment and forces near Iran और ये सब कुछ सिर्फ प्रेशर टैक्टिक के लिए। You don't move that many troops अगर आपका मकसद सिर्फ प्रेशर जनरेट करना हो। इतनी बड़ी फोर्स को मूव करने के लिए इट रिक्वायर्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स और इतनी बड़ी फौज जब मूव करते हैं तो उसके बाद यू वुड preferably want to utilize or recover that particular money through some operational victories or successes, या कम से कम आपको उसका डिप्लोमेटिक विक्ट्री आप अचीव करना चाहेंगे। एंड ईरान ऐसा नहीं लगता कि कैपिचुलेट करेगा या उनके पास ऑप्शन है कैपिचुलेट करने की, क्योंकि अमेरिकन ने यहाँ पर जो एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती की। एक तो जो ईरानी सुप्रीम लीडर है उनको शहीद करने के बाद वो एक सिंबल बना दिया उन्होंने ऑफ सैक्रिफाइस। दूसरा, ज्यादातर जो बम्बार्डमेंट्स की गई हैं वो तेहरान में की गई हैं, इस्फहान में की गई हैं और इन रीजन में की गई। और ये वो रीजन्स हैं जहां पर अर्बन यूथ और अर्बन पॉपुलेशन वाज कॉन्सेंट्रेटेड एंड दिस वाज द पॉपुलेशन जिस पर अमेरिकन जो वॉइस रेज करते थे या जो कि किसी हद तक डिससेटिस्फाइड थे। लेकिन अमेरिकन की इस बम्बार्डमेंट ने उस सारी पॉपुलेशन को भी IRGC और जो ईरानियन गवर्नमेंट है और जो इनकी जो कौम है उसके साथ खड़ा कर दी। सो देयर इज डेफिनेटली an element of unity which can be seen within Iran. So let's move on to discuss what are the options and what are the various
elements that can happen. और दिन हजरात, आप इस वक्त ईरान का एक मैप देख रहे हैं और इस मैप के अंदर बेसिकली व्हाट आई वांट टू पॉइंट आउट, जो चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, वो ईरान का ये जो जियोग्राफिकल ईरान के एडवांटेजेस हैं और जो उनके पास द रीज़न व्हाई इट इज़ सो डिफिकल्ट टू अटैक ईरान, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू पॉइंट आउट। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो ईरानियन कोस्ट लाइन है, अ, ये पूरी की पूरी ज़ैग्रोस माउंटेन्स से की एक कंटिन्यूटी के तौर पे आती है, जो बलूचिस्तान तक भी आती हैं। और ये ज़ैग्रोस माउंटेन्स एक किस्म की एक दीवार का काम करती हैं। दूसरी तरफ जो अरब ममालिक हैं, दे आर रिलेटिवली फ्लैट, और ये जो माउंटेन्स हैं, दे ऑफर hundreds of spots, thousands of spots where missile bases can be hidden, where drone bases can be hidden, and from where strikes can be carried out. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑलरेडी क्लोज है। अटैक्स की भी उसमें खबर आई है कि पिछले कई दिनों में दोनों तरफ से, ईरानियंस की तरफ से भी और अमेरिकन की तरफ से भी ऑफेंसिव एक्शंस किए गए हैं। यही ज़ैग्रोस माउंटेन्स वो रीज़न है जिसकी वजह से 81 से लेकर 1980 से लेकर जो 88 तक ईरान इराक वॉर थी, उसमें भी इराक को कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हुई थी, डिस्पाइट द असिस्टेंस फ्रॉम अमेरिकन्स एंड वेरियस अदर पार्टीज। दैट्स वन एलिमेंट। दूसरी तरफ ईरान की सप्लाई लाइंस को मुकम्मल तौर पे कट ऑफ करना मुमकिन नहीं है। उसकी रीज़न ये है, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि टुवर्ड्स द नॉर्थ यू हैव द कैस्पियन सी। अब इस कैस्पियन सी में, ये कहने को समंदर है लेकिन ये दरअसल एक झील है, इनलैंड सी है, और इसमें सिर्फ ईरान, तुर्कमेनिस्तान, आज़रबाईजान और रूस की नेवीज ऑपरेट कर सकती है। और ये वो रास्ता है जिसके ज़रिए, ये पहले भी क्लेम किया जाता रहा है कि रशिया ने जो S-400 सिस्टम्स ईरान को प्रोवाइड किए थे, वो यहाँ से प्रोवाइड किए थे। इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान के साथ जो बॉर्डर है, इट्स अ वेरी पोरस बॉर्डर, इसको बंद करना मुकम्मल तौर पे पॉसिबल नहीं है। इराक के साथ एक बड़ा वसी बॉर्डर है और इसको भी मुकम्मल तौर पे क्लोज ऑफ करना मुमकिन नहीं है, जो कि इराक वॉर में अमेरिकन ने एक लेसन लर्न करना चाहिए था। सो दैट पुट्स the idea of any meaningful ground invasion वेरी डिफिकल्ट टू डिसर्न, और इसको समझना एक तरह से मुश्किल हो जाता है कि ग्राउंड इन्वेजन में क्या मकासद हो सकते हैं। अगर ग्राउंड इन्वेजन होती भी है ईरान में, तो वो बड़ी लिमिटेड हो सकती है, या उसका मकसद ईरान के जो ऑयल रिजर्व्स हैं उन पर ही कब्जा करना हो सकता है, लेकिन उसको मेंटेन करना एक बहुत अपहिल टास्क होगा। इससे पहले हम एक दफ़ा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो मेरा CIA के एक एनालिस्ट थे, लैरी जॉनसन, उन्होंने ये न्यूज़ ब्रेक की थी कि डोनाल्ड ट्रंप ट्राइड टू एक्सेस द न्यूक्लियर कोड्स, और उस वक्त जो अमेरिकन सुप्रीम कमांडर हैं जनरल डैन केन, उन्होंने इस चीज़ को प्रिवेंट किया था। तो it is very important for professional soldiers who are already within the Pentagon establishment, within this establishment, to somehow keep uh, Trump and Hegseth in check. Otherwise, अगर ये वॉर न्यूक्लियर की तरफ जाती है तो उसमें बाकी मेजर पावर्स भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, एंड दैट वुड बी कैटास्ट्रोफिक फॉर द इंटायर वर्ल्ड। अब हम बात करते हैं कि अगर दोबारा से जंग शुरू होती है और इफ सिनर माइंड्स डू नॉट प्रिवेल, तो व्हाट कैन बी सम ऑफ द पॉसिबल ऑप्शंस व्हिच ईरान may utilize.
पहली बात तो ये है कि अगर जंग दोबारा स्टार्ट होती है तो ये पूरे खित्ते के लिए एक इंतहाई खौफनाक इसके नताइज निकल सकते हैं। खातिन और हज़रात, इस मैप को ज़रा गौर से देखिए। इसमें दाईं तरफ आपको जो मैप नज़र आ रहा है, ये ऑयल और नेचुरल गैस प्रोडक्शन और ट्रांसमिशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है मिडल ईस्ट में। जबकि दूसरी तरफ ये वाटर डिसैलिनेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है ऑन द राइट साइड ऑफ द मैप। अगर आप नोट करें तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर जो ऑयल एंड गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कॉन्सेंट्रेटेड है अराउंड द पर्शियन गल्फ, और इस पर्शियन गल्फ से ही सबसे ज़्यादा जो ऑयल एंड गैस है वो रिफाइनरीज की तरफ जाता है, और आ, उसको देन यू कैन मूव आउट फ्रॉम द पर्शियन गल्फ। जो प्रपोज्ड पाइपलाइंस हैं वो बाज जो अब्राहम अकॉर्ड वगैरह की जानिब से प्रपोज की गई थी, उनमें से बाज पाइपलाइंस को जॉर्डन और इसराइल की तरफ जाना था, बट ये प्रपोज्ड पाइपलाइंस है, ये अभी फंक्शनिंग नहीं है। जो सबसे इम्पोर्टेंट पाइपलाइन सामने आई है इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद, वो ये ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है जो कि यम्बू पोर्ट तक जाती है, और तकरीबन 5 to 7 मिलियन बैरल्स डेली ट्रांसपोर्ट कर सकती है। प्रॉब्लम है कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफाइनरीज हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईरान, और जो पाइपलाइंस हैं वो उनको प्रोटेक्ट करना बजाते खुद एक बड़ा मुश्किल काम है, बिकॉज जिस तरह ये ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है, ये तकरीबन 1200 किलोमीटर तवील है, और इतने तवील डिस्टेंस पे आपको मुकम्मल तौर पे सिक्योर करना पॉसिबल नहीं होता। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं डिसैलिनेशन प्लांट्स की, तो ये एक तरह से गल्फ स्टेट्स के लिए एक्लीज ही है। तकरीबन 400 के करीब वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स मौजूद हैं गल्फ स्टेट्स में, और दुनिया की जो तकरीबन 40% जो डिसैलिनेटेड वाटर है वो गल्फ स्टेट्स में यूज होता है। दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 7.2 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। अगर आप इसको लीटर्स में कन्वर्ट करें तो आई थिंक दैट वुड बी अराउंड 7.2 ट्रिलियन लीटर्स। इसको काइंडली काउंटर चेक कर लीजिएगा। बट इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है दैट रीचेस टू अराउंड 26 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। पॉइंट इज कि अगर अरब कंट्रीज अपना एयर स्पेस और अपने बेसिस जो अमेरिकन के पास बेसिस मौजूद हैं उनके ज़रिए ईरान पे अटैक होने देती हैं, तो ईरान का स्टांस ये है कि इफ द गल्फ स्टेट्स अलाउ Americans to utilize their airspace and their military bases to attack Iran, then they will not be considered as a neutral party to the war, क्योंकि अटैक तो वहीं उन्हीं बेसिस से हो रहा है, और ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक स्टांस है, और इसमें गल्फ स्टेट्स के लिए जो थ्रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और असूलन गल्फ स्टेट्स की जानिब से अब तक बड़ा शदीद प्रेशर आना चाहिए था ऑन दी American establishment and on the world in general to put an end to this war. लेकिन इस सिलसिले में जो सबसे मुनासिब और सबसे ज़्यादा जो काबिल सताइश एफर्ट्स हैं वो पाकिस्तान की जानिब से ही की गई। अब इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है जिस पर बहुत कम लोगों की नज़र है, और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं भी यूट्यूब पे वीडियो चला रहा हूँ, दैट इज बीइंग डन थ्रू इंटरनेट, और ये जो इंटरनेट है इसकी जो मेजॉरिटी ट्रैफिक है दैट डज नॉट कम थ्रू सैटेलाइट्स अलोन। ये सैटेलाइट्स जिसका बल्क इस ट्रैफिक का नहीं मैनेज करती,
इस जो सैटेलाइट ट्रैफिक है इसका और जो इंटरनेट ट्रैफिक है इसका जो बल्क है वो अंडर सी केबल्स के ज़रिए मैनेज किया जाता है। और अगर आप इन अंडर सी केबल्स के ऊपर गौर करें, तो इनमें से बहुत सारी मेजर जो डाटा सेंटर्स हैं उनसे और जो अंडर सी केबल्स हैं जो पूरी दुनिया के इंटरनेट को मिला रही हैं, इनमें से वो केबल भी है जिसको पाकिस्तान में के साहिलों में कुछ शार्क है जो कि केबल्स खाने की बहुत शौकीन है। तो वो केबल बेसिकली ये केबल्स का नेटवर्क है जो कि अंडर सी जा रहा है और ये बड़ा एक्सपेंसिव और बड़ा डिफिकल्ट टू रिपेयर एंड मेंटेन होता है। इसमें जिस चीज़ पे मैं आपका आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये पर्टिकुलर एरिया है। बाब अल मंदीब अभी तक एक्टिव नहीं हुआ। ये पर्टिकुलर जो स्ट्रेट है यहाँ पे जो ईरानियन सपोर्टर्स हैं हुतीज़ वो अभी तक इस एरिया में मुकम्मल तौर पे एक्टिव नहीं हुए और इन अंडर सी केबल्स को अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। हम उम्मीद करते हैं कि अ, आगे भी इन केबल्स को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। द पॉइंट दैट आई एम मेकिंग दैट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर डिप्लोमेसी टू टेक फ्रंट सीट क्योंकि इस जो जंग के इकोनॉमिक और जो इसका सोशल और जियो पॉलिटिकल फॉल आउट है वो कंटेन करना फिर पॉसिबल नहीं हो। किसी भी जंग में जब आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स पहली बात तो ये क्लियर होते हैं। देयर हैज़ टू बी अ क्लैरिटी, देयर हैज़ टू बी एन एग्जिट स्ट्रेटजी एंड देयर हैव टू बी मल्टीपल सिनेरियोज व्हिच वुड बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेबल। जो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स हैं से लेकर मिनिमम तक। डोनाल्ड ट्रंप की जो इनिशियल स्टेटमेंट्स थी उसमें भी ऐसा नहीं लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप और जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है वो किसी क्लियर है जो ऑब्जेक्टिव के साथ इस जंग में शामिल हुई है। इनफैक्ट जो नजर आ रहा था वो ये था कि इट इज द इजरायली एस्टेब्लिशमेंट दैट हैज फोर्स्ड द अमेरिकन टू एंटर दिस वॉर। और जब आपके पास क्लियर ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते तो आपके बहुत सारे जो प्लान्स होते हैं वो फ्रूटफुल नहीं होते। अमेरिकन इस जंग में जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा नुकसान उठा रहे हैं। अगर आप पिछले कुछ दिनों की रिपोर्ट्स देखें तो जो बल्क ऑफ एम्प्टी कंटेनर ट्रैफिक है वो अब गल्फ ऑफ मैक्सिको या जिसको अभी आप डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद गल्फ ऑफ अमेरिका कह दिया है, आप उसकी तरफ जा रही है। तो तकरीबन 170 ऑयल टैंकर्स up till the last reports they were moving to the Gulf of Mexico, Gulf of America. So that means कि जहाँ पर अमेरिकन की पहले जो डेली आउटपुट और सेल्स थी वो तकरीबन 3.9 मिलियन बैरल्स के आसपास थी। अब वो तकरीबन 5.2 मिलियन बैरल्स पर डे अमेरिकन ऑयल्स अपना बेच रहे हैं। सो वो एक तरफ, दूसरा पनामा कैनाल की जो टॉल है वो तकरीबन 5 गुना बढ़ चुका है और अमेरिकन किसी हद तक इसको अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में उसको एज अ विक्ट्री देख रहे हैं। लेकिन आप इस पूरे खत्ते के अमन के लिए ये ज़रूरी है कि जो गल्फ कंट्रीज़ हैं और जो अरब कंट्रीज़ हैं वो भी आप इसमें अपना किरदार अदा करें इस सीज़ फायर को मेंटेन करने में और अल्टीमेटली एक पीसफुल रेजोल्यूशन इंश्योर करने में। अब आखिर में हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो तब जिस पर जो तफसीली वीडियो है वो हम किसी और दिन बनाएंगे क्योंकि जब आप पाकिस्तान के डिफेंस और चीज़ों की बात करते हैं तो आपको बड़ा केयरफुली बात करनी पड़ती है। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से एक जो बड़ा अच्छा काम किया गया वो ये था कि पाकिस्तान के जिस दिन ये सीज फायर हुआ उसी दिन ये खबर आई थी कि 13,000 ट्रुप्स प्लस 2 स्क्वाड्रन्स और एंटाई जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है वो सऊदी अरब पहुंच गए थे किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पे। तो
ये डेवलपमेंट अपनी जगह पे मौजूद है। दूसरी तरफ अब ये भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान की जो ट्रुप्स हैं दे विल मूव ऑन इनटू कतर एज़ वेल। अब इस पे एक जो चीज़ ये एक अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान का जो डिप्लोमैटिक और मिलिट्री जो फुटप्रिंट है वो एक रीजनल लेवल पे फैल रहा है। लेकिन अगर आप इस दौरान अपने अंदरूनी और अपने जो बॉर्डर्स के हालात हैं उनको देखें, तो एक तरफ आपका तकरीबन 3300 किलोमीटर्स का बॉर्डर है विद दी ऑन दी ईस्टर्न साइड विद इंडिया। Approximately, you have a border of 2600 किलोमीटर्स विद अफगानिस्तान। अब जो अफगान बॉर्डर है वहाँ पे चाइना का जो रोल है दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर हैं वैंग यी, उनकी जानिब से बड़ी बेहतरीन कोशिश की गई और एक तरह से सीज़ फायर करवा दिया गया, बट दैट बॉर्डर इज़ रिलेटिवली एक्टिव, दैट्स नॉट अ स्टेबल बॉर्डर। और अगर आप ईरान के बॉर्डर को देखें तो वो भी तकरीबन 900 किलोमीटर का बॉर्डर बन जाता है। तो इन सबको मिला के यू रीच समवेयर अराउंड 6800 900 kilometers of relatively active border both in the east and the west। अब पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जो हमारे कुछ लिमिटेशंस हैं ड्यू टू ज्योग्राफी, उस पे भी अगेन किसी और दिन बात करेंगे जब मुनासिब होगा। लेकिन जो पॉइंट मैं रेज करना चाहता हूँ वो ये है कि इस रीजनल इंगेजमेंट में हमें एक चीज़ के लिए जो बहुत केयरफुल रहना होगा वो ये है कि वी हैव टू अवॉइड अ स्ट्रेटेजिक ओवररीच। पाकिस्तान, मेरा जो पर्सपेक्टिव है साथी वो ये है कि वी डू नॉट हैव सफिशिएंट ट्रुप्स। जो रेगुलर आर्मी इज अराउंड 650,000, पैरामिलिट्री और बाकी फोर्सेस को मिला के यू रीच अराउंड 1.3 1.4 मिलियन। लेकिन ये जो बॉर्डर है अगर इसमें मैंने कोस्टल अभी बॉर्डर को ऐड नहीं किया, दैट्स अनदर 1000 किलोमीटर। You don't have sufficient troops for such a massive border. Though हमारी armed forces, they have proven their capacity to go toe to toe with on two sides of the border, but we need to enhance our military capacity still। And specifically जो यूक्रेन वॉर फॉर इंस्टेंस और जो अभी ट्रेंड्स हैं वॉर्स के, उन्होंने जो चीज़ डिपेक्ट की है वो ये डिपेक्ट की है कि यू नीड far larger armies in order to fight the kind of warfare that exists। तो iteration war पाकिस्तान कभी पाकिस्तान उस तरफ गया भी नहीं है। We have maintained a very well structured deterrence against India। लेकिन इसमें स्ट्रेटेजिक ओवररीच का जो एलिमेंट है उसके ऊपर अभी पॉलिसी मेकिंग की भी ज़रूरत है और किसी हद तक एक केयरफुल इंगेजमेंट की ज़रूरत है, बिकॉज वी शुड अवॉइड एट ऑल कॉस्ट कि हमें ईरान के साथ जो बॉर्डर है उसको हमने एक्टिव होने से किसी भी तरह रोकना है। और इसके लिए ऑफ कोर्स ईरान और सऊदी अरब का जो के जो ताल्लुकात हैं उनमें एक नॉर्मलसी रखना भी बहुत ज़रूरी है। हम सब दुआगो हैं कि कल तक हमें कोई अच्छी खबरें सुनने को मिले और इस खित्ते में भी एक अमन की तरफ पेशरफ्त हो। इसमें मैंने इज़राइल का ज़िक्र नहीं किया अभी तक, क्योंकि इज़राइल पे पहले भी हमें मालूम है कि इज़राइल का जो सीज़ फायर है उसकी वायलेशंस हो रही हैं। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि ईरानियंस की तरफ से भी कोई ख़ास इस पे रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया और जो कोर इश्यूज़ हैं वो अभी किसी हद तक नेगोशिएट हो रहे हैं। तो इज़राइल के एलिमेंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे किसी स्पेसिफिक वीडियो में, क्योंकि मेरा ख्याल है अब जो इज़राइली पर्सपेक्टिव है उसको भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है और जो इज़राइली लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं उनको भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मुख्तलिफ वीडियोस आप अगले आने वाले चंद दिनों में देखेंगे और इस पे
हम एक बड़ी मुफस्सल इंशाल्लाह तफ़सीली अ, हम डिस्कशन करेंगे। एक और जो मेरी कोशिश है वो ये है कि अ, बाज़ हमारे बहुत अच्छे मेरे कोलीग्स हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं उनको एंगेज करना चाहता हूँ इन दिस चैनल कि वो इस चैनल पे आएँ और उनके जो अ, लर्नड व्यूज़ हैं, वो आप तक पहुँचे और एक तरह से हमारा जो होराइज़न है ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो मज़ीद ब्रॉड हो। तो आने वाले दिनों में हमारी ये कोशिशें जारी रहेंगी इंशाल्लाह। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।